नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखें तो मामूली बात है, असली मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग और भाजपा से उठाए गए सवालों के कोई जवाब नहीं मिले। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की सफाई के पीछे घुसपैठियों का हवाला दिया गया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। पवन खेड़ा ने कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं मिलने की चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल रविवार था, इसलिए बैंक खातों में प्रधानमंत्री पैसे नहीं डाल पा रहे थे। आज पैसे डाल दिए तो घोषणा हो गई। आप बताइए, ये चुनाव आयोग का भाजपा के साथ गठबंधन नहीं है तो और क्या है? आपको सामने उदाहरण मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि राज्य में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव 22 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल तब खत्म हो रहा है। बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार हर बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे और सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। ईवीएम मतपत्रों को भी बेहतर बनाया गया है, जिन पर अब रंगीन तस्वीरें और बड़े अक्षरों में नंबर होंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पीआर गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट में हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द भी नहीं है। यह सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। सीजेआई गवई बहुत दयालु रहे हैं। पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। बता दें कि सोमवार को 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने अदालती कार्यवाही के दौरान अपना जूता निकालकर सीजेआई पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर हमला टाल दिया। वकील राकेश किशोर खजुराहो मंदिर से जुड़े सीजेआई के हालिया बयान से नाराज थे। उनके पास कई बार एसोसिएशन के कागज पर लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 3 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आरोप दायर नहीं किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले 70 वर्षीय वकील राकेश किशोर को प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है। किशोर ने पुलिस को बताया कि वे खजुराहो मंदिर से जुड़े सीजेआई के हालिया बयान से नाराज थे। उन्होंने एक कागज भी लाया जिस पर लिखा था, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह हमला सीजेआई की उस टिप्पणी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि वह देवता से कुछ करने के लिए कहें। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से प्रचार हित याचिका है, जाकर स्वयं देवता से कुछ करने के लिए कहें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और ध्यान करें। हालांकि सीजेआई ने बाद में स्पष्ट भी किया था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यह टिप्पणी किसी धर्म का अपमान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई पीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर हमले को रोक लिया। यह घटना तब हुई जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हमलावर वकील की पहचान राकेश किशोर के रूप में हुई, जिसे तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। बाहर जाते समय वह चिल्ला रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इस पूरे मामले पर सीजेआई गवई ने शांत रहते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और अदालत को सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि यह घटना खजुराहो मंदिर पर उनकी हालिया टिप्पणी से जुड़ी है, जिस पर कुछ संगठनों ने विरोध जताया था। सीजेआई ने बाद में कहा था कि उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया और वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के हालिया भाषण ने शैक्षणिक जगत में विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अर्बन नक्सलवाद को शहरों और विश्वविद्यालयों में फैलने वाली समस्या बताते हुए कुछ प्रोफेसरों पर छात्रों के दिमाग प्रदूषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पिंजरा तोड़ जैसे छात्र आंदोलनों को नक्सलवाद का एक रूप करार दिया। उनका 24 मिनट का भाषण 28 सितंबर को विज्ञान भवन में आयोजित भारत मंथन 2025 कार्यक्रम में दिया गया और इसे YouTube पर अपलोड किया गया। इस बयान पर फैकल्टी, छात्र और बुद्धिजीवी नाराज हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने इसे शैक्षणिक गरिमा पर हमला बताया और कुलपति से खेद व्यक्त करने की मांग की। छात्र संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा करार दिया और विरोध प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों का कहना है कि अकादमिक संस्थानों में नक्सलवाद की चर्चा जरूरी है, लेकिन विचारधारा को अपराधीकरण करना छात्रों और शिक्षकों के लिए डर और असहमति पैदा करता है। कुलपति के बयान ने टीयू में वैचारिक बहस और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद शब्द 2018 से चर्चा में है। यह शहरों में नक्सली विचारधारा को समर्थन देने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। सरकार इसे आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में देखती है, जबकि आलोचक इसे असहमति दबाने का हथियार बताते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को बताया कि इस घटना के चलते डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की कथित फैक्ट्री से आने वाली दवाइयों को राज्य सरकार ने बैन कर दिया है और 2 अन्य फैक्ट्रियों के बारे में भी जांच की जा रही है। उन्हें भी बैन करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दवाइयों के निर्माण से जुड़े संबंधित राज्य और केंद्र सरकार को लिखित शिकायत भेजी गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से ध्यान भटकता है। मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हर लापरवाही पर तत्परता से कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस दलित युवक के पिता और भाई से बात की जिसकी रायबरेली में पीट कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस असहनीय दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवार के साथ हैं। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इसकी जानकारी दी। पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीट कर जान लेने की यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद राहुल गांधी की याद आ रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए यह बेहद दुखद है। उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और वह इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। जानकारी के मुताबिक पिटाई के दौरान के वायरल वीडियो में मृतक हरिओम ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का नाम लिया था। तब पिटाई कर रहे लोगों ने कहा था कि यहाँ बाबा के लोग हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा कि वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेता है, हत्यारे तब भी नहीं रुकते और उल्टा कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को पीतमपुरा में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मण समाज ज्ञान और धर्म की ज्योति जलाने वाला समुदाय है। उन्होंने कहा कि समाज और देश की रक्षा केवल शास्त्रों और शस्त्रों से ही संभव है। रेखा गुप्ता ने सभी सरकारों से अपील की कि वे ब्राह्मण समाज के कल्याण और विकास के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म, ज्ञान और सद्भावना के प्रचार से समाज की सेवा की है। इस दौरान उन्होंने पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली 27 सालों से धीमी रफ्तार से चल रही है और अब विकास की गति बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर समुदाय को समान अवसर देने और समाज में एकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिवाली भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है और सरकार दिल्ली वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति मांगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत और प्रमाणित निर्माताओं द्वारा बनाए गए पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों को बनाने की अनुमति दी है, लेकिन उनके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में रोक लगी है। मुख्य न्यायाधीश PR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से दिल्ली NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा। अब 8 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर याचिका पर अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। यह घटना दुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा में तब हुई जब मुर्मू बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भाजपा का प्रतिनिधि मंडल बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सांसद के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई।
सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी घायल हुए हैं। भाजपा नेता अमित मालविया ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब ममता बनर्जी कोलकाता में जश्न मना रही थी तभी भाजपा नेताओं पर राहत कार्य करते समय हमला किया गया। उन्होंने टीएमसी पर जंगल राज चलाने का आरोप लगाया। बता दें कि खगेन मुर्मू उत्तर मालदा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और आदिवासी समुदाय में सम्मानित नेता माने जाते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले एक रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अब समझ आ गया है कि कौन मोदी नीतीश की सरकार को रोकना चाहता है और कौन उन्हें मदद कर रहा है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि आरजेडी की नादानी और घमंड उसे नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी को बिहार में मोदी नीतीश की सरकार को रोकना है तो उसे AIMIM और अख्तरुल इमान का साथ लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब तेलंगाना हाई कोर्ट बुधवार को इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है तो शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी ताकि वह हाई कोर्ट में जा सके। अधिवक्ता सोमिरन शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि नए आदेश से कुल आरक्षण 67% से अधिक हो गया है और यह एक सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने से पहले आवश्यक त्रिस्तरीय परीक्षण भी पूरा नहीं किया। फ्रांस में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। लेकोर्नु बीते 2 साल में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सिर्फ 26 दिन पहले ही पद संभाला था। उनका इस्तीफा नई कैबिनेट की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही आया। सुबह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकोर्नु ने अपनी कैबिनेट में अधिकतर पुराने मंत्रियों को बनाए रखा था, जिससे विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की थी। अब कई पार्टियां जल्द चुनाव कराने और राष्ट्रपति मैक्रोन से भी इस्तीफा देने की मांग कर रही हैं। हालांकि मैक्रोन ने साफ किया है कि वह 2027 में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.